हेलो बच्चों, आपका हमारे एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम में हम लोग एक दिन की क्लास को पूरा कर चुके हैं और आज कुछ टॉपिक हैं जो बोर्ड पे लिखे हुए, इन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन के 4 दिन में लगभग सारे क्वेश्चन जो ट्रिकें थी या जो बेसिक नॉलेज थी उसको खत्म कर लिया था। तो आज नंबर सिस्टम को पढ़ने का सेकेंड दिन है और चलिए इन 5-6 टॉपिक लिखे हुए हैं, इनको पढ़ने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इन्हीं से रिलेटेड, वो भी देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो हम इधर उधर से रख लें, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्या क्या चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अपवर्तक या विभाजक यानी डिवाइजर, अपवर्त या गुणज मल्टीपल, जातीय मान, स्थानीय मान, विरुद्ध या निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम डिवाइजर, क्रमांकन संख्याओं के संबंधित जो सवाल होंगे उनको भी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपवर्तक या विभाजक नंबर फर्स्ट वाले को देखते हैं। अपवर्तक या विभाजक यानी कि डिवाइजर। तो सबसे पहले समझिए, जब किसी भी संख्या कोई भी संख्या हो, जब किसी भी संख्या में 1 से लेकर आगे की जितनी भी संख्याएं आए उन सभी संख्याओं का अगर उस संख्या में भाग चला जाता है यानी कि विभाजित हो जाती हैं तो वही संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपवर्तक या डिवाइजर कहलाती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है 4। अब इस 4 में सबसे पहले 1 को तो लेना ही लेना, क्योंकि 1 का सभी में भाग चला जाता है। इसके बाद किसका चला जाएगा? 2 का चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का चला जाएगा। इसके बाद ना तो 5 का जाएगा, 6 आगे किसी भी संख्या का इसमें पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। तो 1, 2 और 4 ये इस संख्या के क्या होंगे? डिवाइजर होंगे, अपवर्तक होंगे या विभाजक होंगे। एक और ले लेते हैं, जैसे हमने 6 को लिया है। अब 6 1 डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा? 6 से। ना तो 4 से पूर्णतया विभाजित होगी, ना 5 से होगी। किससे होगी? 6 इसके बाद किसी भी संख्या से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। तो 1, 2, 3 और 6 ये संख्या जो 6 है उसके क्या है? ये अपवर्तक है यानी कि डिवाइजर है। आपको पूरा समझ में आया होगा कि क्या होता है डिवाइजर। अब हमने यहां पे सेकंड लिया हुआ है अपवर्त या गुणज। अब अपवर्त की बात कर लेते हैं यानी गुणज की बात कर लेते हैं और इंग्लिश में से मल्टीपल कहते हैं। तो जब किसी भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या कितनी है? 4। जब किसी भी संख्या में हम 1, 2, 3 ... n इन सभी संख्याओं का अगर हम गुणा करते चले जाएंगे तो इस संख्या के वो क्या होंगे? गुणज होंगे, मल्टीपल होंगे। जैसे 1 का करेंगे तो 4 आएगा, 2 का करेंगे 8, 3 का 12 और 4 का 16 ... तो ये जो संख्याएं मिलेंगी हमें 4, 8, 12 और 16, ये 4 की क्या है? गुणज हैं, अपवर्त हैं, मल्टीपल है। तो आपको डिफरेंस भी यहां पता चला होगा कि अपवर्तक और अपवर्त में क्या अंतर है, डिवाइजर और मल्टीपल में क्या अंतर है। तो यहां पे हम 1, 2, 3, 4 संख्याओं का, कोई भी संख्या हो, 6 हो, 1, 2, 3, 4 ... का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौको 24। तो ये सब संख्याएं कैसी होंगी? इस 6 की मल्टीपल होंगी, गुणज होंगी। जबकि अगर हम 6 की बात करते हैं यहां पे, तो 6 में इन सब संख्याओं का क्या होना चाहिए? भाग चला जाना चाहिए। और इसमें इस संख्या का सभी संख्याओं में भाग चला जाता है। थोड़ा अंतर है, केवल आपको समझना है कि इधर से इधर करने के लिए अगर आप सही से समझेंगे नहीं तो कहीं ये इधर का इधर ना हो जाए। तो आपको बेहतर तरीके से समझना होगा कि क्या होता है डिवाइजर और मल्टीपल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है जातीय मान। तो जातीय मान को समझते हैं, क्या होता है जातीय मान। उसके साथ साथ में स्थानीय मान भी लिखा हुआ है। तो जातीय मान का मतलब होता है लोकल वैल्यू
अब लोकल वैल्यू का मतलब होता है जब कोई भी संख्या दी जाती है तो जैसे जो अंकित मान होगा, अंकित मान के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वो एक फिक्स वैल्यू होगी। जैसे हमने यहां पे लिखा हुआ है 4625, यहां हमने कितना लिखा हुआ है 4625। अब हमसे जाति मान किसका पूछा गया, मान लेते हैं 2 का पूछा गया, और स्थानीय मान भी किसका पूछा जाएगा, स्थानीय मान की भी चर्चा यहीं पे कर लेते हैं। 2 का स्थानीय मान और 2 का जातीय मान बताना। तो 2 का जो जातीय मान होगा वो फिक्स वैल्यू होगी, यानी कि अगर हम 2 का जातीय मान निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 ही मिलेगा, यानी कि फिक्स वैल्यू। 6 का निकालेंगे तो 6 होगा, 5 का निकालेंगे तो 5 आएगा, और 4 का अगर जातीय मान निकाले हैं तो 4 ही जातीय मान आएगा, यानी कि फिक्स वैल्यू हमें मिलेगी। अब बात करते हैं स्थानीय मान की। चलिए इसी में स्थानीय मान को देखते हैं। तो स्थानीय मान में क्या होता है कि जब भी हम स्थानीय मान, जैसे हम 2 का स्थानीय मान निकालते हैं तो अब हम देखेंगे इकाई तरफ से जितने भी अंक होंगे उतने हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 का। जैसे यहां पे कितने अंक हैं, इकाई में 1 छूट रहा है तो 1 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा। इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो कितने हो जाएंगे 0, 600 हो जाएगा। 4 का करेंगे तो 4 इंटू 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000, जबकि यहां से 5 की वैल्यू फिक्स रहती है। अगर हम लास्ट के इकाई अंक वाले की स्थानीय मान और जातीय मान की बात करें तो दोनों कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर कहीं भी पूछ दिया जाए कि जातीय मान और स्थानीय मान किस कंडीशन पे इक्वल होते हैं, तो कोई किसी भी संख्या के इकाई अंक पे दोनों मान कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको ये 4 चीजें समझ में आई, अपवर्त, अपवर्तक, जातीय मान, स्थानीय मान। अब नेक्स्ट 5 नंबर पे बात करते हैं विशुद्ध या निरपेक्ष मान, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो चलिए इसे साफ करते हैं। तो यहां देखेंगे विशुद्ध या निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि जब कोई भी संख्या लेस 0, ग्रेटर 0 और इक्वल टू 0 के अप्रॉक्स में रहती है, लगभग में वो मान रहता है, तो वो संख्या हमारी विशुद्ध मान एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। चलिए देखते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल में हमने ले लिया मॉड x। अब ये मॉड x ग्रेटर 0 में होगा, x लेस 0 में होगा और x इक्वल टू 0 में होगा। अब जब हम x का मान 0 से बड़ा रखेंगे, तो जब 0 से बड़ा रखेंगे तो वैल्यू हमें कैसी होगी, प्लस में होगी। कैसी होगी, x हमारा प्लस में होगा तो हमें क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। तो यहां पे क्या होगा, x। और अगर हम यहां x की वैल्यू माइनस में लेते हैं तब भी हमें प्लस x ही मिलेगा। अगर हम x की वैल्यू माइनस में रखेंगे तो माइनस x आएगा, और माइनस x जब यहां रखेंगे तो माइनस x भी क्या हो जाएगा, यहां से फाइनली वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, प्लस की x मिलेगी। तो ये जो मॉड होता है, इस मॉड में चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू को रखें चाहे नेगेटिव वैल्यू को रखें, दोनों ही वैल्यू हमें कैसी मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। चलिए देखते हैं। यहां जैसे हमने -5 को लिया तब भी हमारा 5 आएगा, किसका, प्लस का। और अगर हम प्लस का 5 लेते हैं तब भी हमें वैल्यू कैसी मिलती है, पॉजिटिव। यानी कि अगर हम एब्सोल्यूट मान की बात करें तो उनमें जब मॉड लगाएंगे तो चाहे वो माइनस की वैल्यू हो चाहे प्लस की वैल्यू हो, दोनों ही वैल्यू कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो आपको समझ में आया होगा कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल से, या फिर अगर मान आपसे कुछ इस प्रकार से माइनस प्लस में पूछे जाते हैं तो उनको भी आप माइनस प्लस में एक साथ ही पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, माइनस में दिया जाए तब भी प्लस में, और प्लस में दिया जाए तब तो प्लस प्लस, मॉड के बाहर प्लस ही रहेगा। तो चलिए अब हमारा हो गया विशुद्ध या निरपेक्ष मान। नेक्स्ट है अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम डिवाइजर। तो प्राइम डिवाइजर का मतलब है, यहां से आप समझ रहे हैं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, यानी कि स्वयं की संख्या से डिवाइड होती हैं, वो संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और आगे भी संख्याएं 29,
तो ये हमारी कैसी है, अभाज्य संख्याएं। अब गुणनखंड यानी कि उन्हीं संख्याओं के हमें गुणनखंड यानी कोई भी ऐसी संख्या दी जाती है उस संख्या के जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो कैसे होने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल 30 लिया हुआ है, ठीक है। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं, किसमें, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। देखिए 5 तिया 15, 15 दूनी 30। तो ये कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। क्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 2 भी अभाज्य है, 3 भी है और 5, ये ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होंगी। नेक्स्ट है 70। अब इसमें हम देखेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए यहां पे 2 गुणे 5 गुणे 7, 7 गुना 35, 35 दूनी 70, 2, 5 और 7 भी अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि अभाज्य संख्याएं उन्हीं संख्याओं के क्या है, गुणनखंड है। अब ये तो जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो कुछ इसी प्रकार की संख्या अभाज्य ही हमें मिलेंगी, लेकिन इनमें क्वेश्चन किस प्रकार का आता है उसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं एक क्वेश्चन को, जैसे हमने लिखा 5 की पावर 10 गुणे 11 की पावर 12 इंटू 17 की पावर 13 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। क्या करना है, 5 पे घात 10 गुणे 11 पे घात 12 गुणे 17 पे घात 13 में अभाज्य गुणनखंड की हमें संख्या बतानी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो अभाज्य 5 पे घात 10 है, यानी कि 5 को 10 बार गुणा किया गया है, 11 को 12 बार गुणा किया गया है और 17 को 13 बार गुणा किया गया है, और उन अभाज्य गुणनखंडों की क्या बतानी है, संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे, इनकी जितनी भी घातें हैं उन घातों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और जब जोड़ेंगे तो वही अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूजन में आ जाते हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इसमें जितनी भी पावर दी जाती हैं उन सारी पावरों को क्या करना है, अलग करके यानी कि अलग लिखेंगे और उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर यहां पे संख्या हमें 10 दे दी जाती है तो अगर 10 दे दी जाए कुछ इस प्रकार से समझिए आप लोग ध्यान से, जैसे हमें संख्या दे दी जाती है, दूसरे एग्जाम्पल में 10 पे घात 5 कर दिया जाए और गुणे 5 पे घात 2 कर दिया जाए, और इसमें से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे अगर पूछी जाती है तो क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 2 गुणे 5, 10 को डिवाइड करेंगे अभाज्य में, गुणे 5 पे घात कितना होगा, 2 होगा। तो इसे क्या लिखेंगे, इसके आगे 2 पे घात 5 गुणे 5 पे घात 5 गुणे 5 पे घात 2। तो अब हमें घातें मिल जाएंगी 5 + 2 यानी कि 9, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यानी कि यहां भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी घातों को ऐड करेंगे, तभी हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होगी। अगर इस प्रकार का दिया जाता सीधे सीधे, अगर यहां पे 5 है, 11 है, 17 सब अभाज्य, यहां पे 10 और 5, 10 हमारा अभाज्य नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे, अभाज्य में डिवाइड करेंगे तो 2 गुणे 5 करेंगे, घातों को अलग अलग लिखेंगे, लिखने के बाद सारी घातों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो वही हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन हैं, वो हम नेक्स्ट डे में जब पूरा एक पैटर्न वो आपका मॉडल पेपर टाइप का लेके आते हैं, जिसमें 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन तक हो सकते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। आप लोग उन क्वेश्चन को जरूर लगाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कुछ इससे भी टफ होंगे, इसी से रिलेटेड होंगे। जब आपने बेस समझ लिया तो आगे के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रमागत संख्याओं से संबंधित सवाल आपको लगाने हैं। अब क्रमागत संबंधित संख्याएं जो होती हैं उनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, उन क्वेश्चन को समझ लीजिए। जैसे हमें संख्याएं दी जाती हैं
क्रमागत संख्याएं दी जाती हैं और उन संख्याओं से संबंधित सवाल का मतलब है कि अगर आपसे क्रमागत संख्याएं दी जाती उनसे औसत पूछ लेते हैं, या औसत दिया जाता है किसी संख्या का और उनमें से कोई भी संख्या पूछ ली जाती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्रमागत संख्याओं का सवाल। तो सबसे पहले एक सवाल लिखते हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 65 है, और छोटी संख्या सबसे पूछ दी जाती है। क्या पूछ दिया जाता है, सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। अब ऐसा नहीं x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 ऐसे नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ट्रिक भी होगी और बेस भी होगा। तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 65 है। तो हम क्या करेंगे, योग में कुल योग में जितनी भी संख्याएं हैं उसका क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। 5 से काटेंगे 13 × 5 = 65, हमें कौन सी संख्या मिलती है, 13। अब ये 13 ये क्या था, उन सभी संख्याओं का योग दिया हुआ था और हमने अब क्या निकाल लिया, इसका एवरेज निकाल लिया है। एवरेज क्या होता है, बीच का होता है। तो बीच का हमने कितना लिखा, 13। संख्याएं किस प्रकार की दी गई हैं, क्रमागत संख्याएं, लगातार संख्याएं दी। बीच का है तो 2 संख्याएं इस तरफ होंगी, 2 संख्याएं इस तरफ होंगी। लगातार है तो यहां 14 होगा, यहां 15 होगी, यहां 12 होगी और 11 होगी। अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे 65 होंगी। संख्याएं भी हमारी कितनी है, 5 हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो गई 15 और सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 11 है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, जैसे ले लेते हैं कि जैसे 4 क्रमागत संख्याओं का योग, 4 क्रमागत संख्याओं का योग हम ले लेते हैं, कितना है, 40 है। ठीक है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 40 है और आपको अब की बार बताना है सबसे बड़ी संख्या बतानी। ठीक है, अभी छोटी संख्या थी, अब क्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है। तो चलिए 40 में हम 4 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, हमें 10 मिल गया। हमने 10 को लिख लिया। क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत का मतलब है ये तो संख्या बीच की हो गई। संख्याएं 4 हैं तो बीच की संख्या कुछ इस प्रकार से बीच में आ जाएगी। 2 इधर हो गई, यही तो हुई 4, 1 2 3 4, क्योंकि ये बीच की है। और यहां पे 4 में कोई भी संख्या बीच की, क्योंकि यहां भी ये भी बीच की हो सकती है, ये भी बीच की, तो हमने उसको बीच में ही रख दिया। अब क्या इसके बाद होगा, इसके बाद 11 होगा, इसके बाद 12 होगा और यहां कितना हो, 9 होगा, 8 होगा। अब आप जोड़ लीजिए, संख्या 20 और 12 और 8 20 और 20 20 40। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 12। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। संख्याएं विषम में दी जाती हैं, आप आसानी से 5 होती बीच में रखते, 2 इधर कर लेते। संख्याएं सम दी जाएं, मान लेते हैं 4 दी जाएं, 6 दी जाएं, फिर क्या करेंगे, उसमें हम बीच में इस प्रकार से रखेंगे और 2 संख्याएं इधर लिखेंगे, 2 संख्याएं। तो संख्याएं कौन सी, पहली ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी और चौथी संख्या ये होगी। सबसे बड़ी पूछी जाए तो 12 हो जाएगी, सबसे छोटी पूछी जाए 8 हो जाएगी, उसके बाद 9, फिर 11, फिर 12। 10 हमारा क्या है, एवरेज है, एक बीच की संख्या। 4 में भी एक बीच की संख्या, वो हमारी कितनी, 10। कुछ इस प्रकार से आप क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनको लगा सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज थी, ट्रिक भी थी, जैसे हमने इससे पहले अभाज्य गुणनखंड में बताया था। निरपेक्ष मान जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जितने भी हमने टॉपिक बताए हैं सभी से क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको लगाइएगा और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और अब डे 3 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में आए हुए हैं और नेक्स्ट एग्जामों जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें आने की संभावना है, कुछ उस प्रकार के प्रश्नों को लेके हम आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।